नमस्कार, आप सब देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो गेस्ट उपलब्ध हैं वो है बीजेपी से श्री संजीव वर्मा जी, आम आदमी पार्टी से श्रीमती उमा सिसोदिया जी और अपना परिवार के संरक्षक और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री पुरुषोत्तम भट्ट। चुनावी सभा जोर पे है। कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में पहले फेज में उत्तराखंड में वोट पड़ने हैं। बड़े राजनेताओं का यहाँ पे ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है और चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। इस बीच में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से प्रश्न हैं जो जनता के हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम पुरुषोत्तम भट्ट जी से करेंगे। भट्ट जी, चुनाव चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, अब तो पूरा उफान पे आ गया है। कुछ ही दिन में अभी वोट भी पड़ेंगे, पर जो जनता कह रही है कि जैसे प्रमुख मुद्दे जैसे जोशीमठ के विस्थापन का अभी उसका कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है, ये कहना। इसी तरह के और भी मूलभूत मुद्दे हैं उत्तराखंड के जिनको टच नहीं किया जा रहा। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि उत्तराखंड में जो विकास का कार्य होता है, जैसे जन विस्थापन देख लीजिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो उसमें केंद्र की बहुत ही महती भूमिका होती है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, कैसे इसको एड्रेस करेंगे नेता, या जनता चाहती ही नहीं कि नेता इसको एड्रेस करे, बस जो उनका नाम है, काम है, गिनाएं और जाएं। भट्ट जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव हमेशा मुद्दों पे होनी चाहिए। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो। सबसे बड़ी बात है कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा सांसद कौन है, पिछले 10 सालों में सांसद कौन है, कहाँ से आया है, कौन सांसद है, जनता के बीच में कितना हो रहा। जब चुनाव ही कहते हैं, यहाँ इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो सबसे बड़ा, चाहे वो बड़ा चुनाव है सांसद का, चाहे वो विधायक का चुनाव है, चाहे पार्षद का चुनाव है, सिर्फ एक नाम पे लड़ा जाता है, जो मोदी जी के नाम पे लोग चुनाव लड़ते हैं। मुद्दों के नाम पे कभी चुनाव लड़ते हुए पिछले 2014 के पास से बहुत मुश्किल हम लोगों ने देखा कि मुद्दों के नाम पे चुनाव लड़ाया है। जबकि जो क्षेत्रीय सांसद है उससे हम अगर पूछे तो कहाँ पूछे, वो तो पिछले 10 सालों से हमें दिखाई नहीं दी। अभी भी चुनाव प्रचार में हमें तो दिखता नहीं, कहीं गली मोहल्ले में या कहीं दिखे ना, कहते हैं बहुत उदासीन चुनाव इस वक्त हो रहा है। जनता भी बिल्कुल शांत है, क्योंकि जनता परेशान है कि जो उनके मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आपने जोशीमठ का अभी आपने मुद्दा आपने कहा, जोशीमठ का जो मुद्दा था उसमें भी पता चला जिसको टनल का ठेका मिला था उसने बॉन्ड खरीदे थे। किस देश किस दिशा में जा रहा है, जनता बहुत भ्रमित हो रही है। क्योंकि विपक्ष का मजबूत न होना, विपक्ष जब तक विपक्ष आक्रामकता नहीं दिखाएगा, अब विपक्ष आक्रामकता कैसे दिखाई जाए। पहली बार देश में इतनी भयंकर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है कि छोटे से बड़ा नेता जो है कहते हैं सब खरीद फरोख्त चल रही है, विपक्ष है ही नहीं। तो जनता परेशान है। देखिए, जनता भी साइलेंट है, जनता जनार्दन है। जनता कहाँ वोट देगी ये तो सत्तारूढ़ पार्टी का पता है, विपक्ष का पता है। जनता बहुत बड़ा निर्णय लेने आ रही है इसको। संजीव वर्मा जी से एक सवाल पुरुषोत्तम भट्ट जी ने, संजीव वर्मा जी से एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ कि अगर हम इस तरह से देखें तो उत्तराखंड की जनता जिस बात पे उद्वेलित है, भाजपा उन बातों को किस तरह से एड्रेस कर रही है। दो ही तीन मुद्दे हैं, आप प्रमुख रूप से जानते हैं जिसपे जनता उद्वेलित है। एक तो भू कानून है जिसका अभी उनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। एक अभी हमने तो कुछ बातें आपको बताई कि जो लोकल जरूरत की चीजें हैं, तो किस तरह से भाजपा इनको देखती है और क्या भाजपा इसको एड्रेस करने में इंटरेस्टेड है, या भाजपा के लिए क्योंकि चल रहा कार्ड है, मोदी जी के नाम पे कई सारे चुनाव आप लोगों ने जीते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम इसी को लेकर कैरी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ती आई है और लड़ती रही है, और 2024 का चुनाव भी हम 2000 विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और तमाम जनता, जहां ग्राउंड जीरो पर हमने विकास को डिलीवर किया, तमाम जो गरीब उत्थान के लिए जो हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, हमने जो कार्य किए, चाहे उज्ज्वला की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे अपना आवास की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की बात हो, चाहे मुफ्त कोरोना समय में 250 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात हो, और
चाहे जनधन खाते की बात हो, और तमाम हम जैसे मुद्रा लोन 38.59 करोड़ लोगों को मुद्रा ऋण देने वाली हमारी सरकार है, बिना गारंटी के लोन देने वाली। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर देने वाली हमारी सरकार है। जहां पूर्ववर्ती सरकारें यूरिया की कालाबाजारी करती थी, हम यूरिया में 50% सब्सिडी देने वाली हमारी सरकार है। हमारी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए वार्षिक उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा करने वाली हमारी सरकार है। जहां पूर्ववर्ती सरकारें भ्रष्टाचार, घोटाले और बिचौलियों का जो एक मजबूत तंत्र उनके यहाँ विकसित था, उस तंत्र को पूरी तरह से सबोटाइज करके उसे पूरी तरह से समाप्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। आज भ्रष्टाचार युग का समापन हुआ है 2014 के बाद, और विकास युग का आरंभ हुआ है। जनता इसको सराह रही है, और तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे यहाँ पर 2 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जहां रोजगार की बात हम करें तो होम स्टे जैसी योजनाएं हो, चाहे सोलर की योजनाएं हो, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और तमाम तरीके की पशुपालन की बात हो, डेयरी उद्योग की बात हो, चाहे ये अपना हैचरी की बात हो, तमाम तरीके से रोजगार और स्वरोजगार देने की दिशा में हमारी सरकार बहुत बेहतरी से काम कर रही है। बड़ा मुद्दा केवल और केवल ये है कि विकास होना चाहिए, और विकास के मुद्दे पर हमारी सरकार को 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए, क्योंकि जो पिछले संकल्प पत्र में हमने जनता के साथ वायदे किए थे, उन तमाम वायदों के ऊपर हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जिस तरह से 2022 का चुनाव हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे, कांग्रेस मुद्दा विहीन थी, और इसी करके वो केवल और केवल वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के ऊपर चुनाव मैदान में थे। वो धर्म की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। अंतर साफ है। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, लगातार 2 बार नकारने का काम किया, और इस बार जो 2024 में अब हमारा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रत्येक लोकसभा सीट से 5 लाख का जो हमने लक्ष्य रखा है, 5 लाख से अधिक वोटों से हमने प्रत्येक लोकसभा को जीतना है, और उसी दिशा में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है, और यह आशीर्वाद इसीलिए मिल रहा है कि हमने ग्राउंड जीरो पर विकास को डिलीवर किया है, उनकी तमाम आवश्यकताओं को डिलीवर करने का काम किया। हमने शिलापट लगाकर भूले नहीं, बल्कि शिलापट लगाते समय हमने उद्घाटन की तिथि भी साथ साथ बताने का काम किया, और जब जो हमने तिथि बताई उससे 1 दिन पहले उस कार्य का हमने उद्घाटन भी किया है। इससे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रगाढ़ हुआ है, और मैं सोचता हूँ संजीव वर्मा जी, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसी पे लौटूंगा। आपने यूरिया की कालाबाजारी की बात की, तो अगर आप कालाबाजारी कहते हैं तो 500 की यूरिया थी, 100 रुपया सब्सिडी देके 400 में मिलता था, आज उसका रेट 3 गुना हो चुका है। मैं लौटूंगा आपके पास इस बात। उमा सिसोदिया जी, ये बार-बार 5 सेकंड में ले लीजिए मेरे से। बोलता है, पहले आपने जो यूरिया का बात करी, 1200 रुपए का कट्टा है, और उस हमने जो नैनो यूरिया का अभी एक नया प्रोडक्शन आया है, वो मात्र 400 रुपए की बोतल है। 400 रुपए में वो पूरा 1 कट्टा का काम करती है। 1 कट्टे का काम करती है, उस 50% का आपने यूरिया मेरा सवाल था, हम कर रहा है। उमा सिसोदिया जी, अगर हम ये बात करें उत्तराखंड में, तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, वो लगातार चुनाव जीती है, तो उसके वादे कुछ हद तक जनता की समझ में आ भी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, ये चुनाव 100% नहीं होता, बट ऑब्वियस सी बात है जो मैक्सिमम वोट पाता है वही जीतता है, तो जनता का रुझान कुछ उनकी तरफ दिख रहा है। अगर हम देखें महागठबंधन की तरफ, तो महागठबंधन ऐसी क्या चीजों को लेकर जनता के पास जा रहा है, क्योंकि बहुत से मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं कि आप देखिए, जो बेरोजगारी है उसको कहीं कोई डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर पा रहा। अभी उसका साइड इफेक्ट भी हुआ है, और साइड इफेक्ट इस तरह से हुआ है कि
लड़का जो है उसी मुद्दे को लेके मेन स्ट्रीम में लड़ाई करने के लिए मतलब सांसदी के प्रत्याशी के रूप में आएगा। तो आप कैसे देखते हो, सोचते हैं कि महागठबंधन को क्या चीजें स्पेसिफिकली उत्तराखंड के संदर्भ में ज्यादा सोचनी और करनी चाहिए थी जहां पे काम अभी नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई संजीव वर्मा जी को साधुवाद देना चाहूंगी। एटलीस्ट इन्होंने कम से कम विकास की बात तो की। अदरवाइज हम तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैलियां हो रही हैं, जो वो कुछ बोल रहे हैं, वहां से तो विकास शब्द गायब ही हो चुका है। वो बात करते हैं मछली की, वो बात कर रहे हैं भात की। देखिए भैया, मुझे बोले दीजिए, मैं तो आपको साधुवाद कानून के राज करवाइए। अरे मैं आपको साधुवाद दे रही हूँ, आप मेरे साथ करिए, कम से कम कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने टूरिज्म के ऊपर पूरा फोकस रखा, उन्होंने रोजगार की बात करी। अपने भाई के रातों में किसने मछली खाई है और उसने किसने क्या पहने और आप ये तो खानी चाहिए ना, आप तुष्टिकरण की राजनीति भाई आप यहाँ पर भी तुष्टिकरण की राजनीति करके बैठ गए हैं। खानी चाहिए क्या? खानी चाहिए क्या? अरे खानी चाहिए क्या? और मटन की दावत कर रहे हैं, सावन में मटन की दावत कर रहे हैं आपके कोalition पार्टनर और लालू यादव। वर्मा जी, आपने सोचा विकास की बातें गिना दी, जनता ने दी है, कम से कम आप तो बोलिए। अदरवाइज यहाँ मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी तो विकास के नाम से हमको भागने लगे हैं। उनके पास ना केरल स्टोरी सेवा मटन, इसके अलावा कोई बातें नहीं होती हैं। ये हमारे देश का मैं कहूँ सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के बारे में बात करते हैं, वो इसके आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इस बस से बाहर है। क्या चलिए, जो अभी आपने कहा कि गठबंधन जो है वो क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहा है। देखिए, गठबंधन को कोई भी मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में है, जो सिर्फ इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे देश का मुद्दा है, वो मुद्दा है लोकतंत्र की रक्षा। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की राजनीति है। किसी राजनीतिक दल के आप लोग खाते सील कर देते हैं, किसी राजनीतिक दल के नेताओं का लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे अरे क्या होता है, आवाज जाती ही नहीं है किसी की, कोई मतलब नहीं है। तो आप रुक जाए, आपको समय पूरा समय दिया जाएगा। 2014 से पहले माननीय मोदी जी कहा करते थे कि ईडी में ये प्रॉब्लम है, सीबीआई में ये प्रॉब्लम है, सरकार के हाथों का खिलौना है। आज वही तो ईडी और सीबीआई जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो गई, ये हमारे मोदी जी का कहना है। पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को मारा गया है। यहाँ पर लास्ट होप, आखिरी होप हमारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचते हैं कि जहां पर सीबीआई चंद्रचूड़ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने लोहा ले रखा है इस समय मोदी सरकार के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि पूरे देश के सामने देखिए, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे। अदरवाइज हिटलर शाही में आप लोगों ने देखा है कि जहां पर भी तानाशाही हुई है, वहां पर जनता की क्या हालत हुई है। हमें रोटी तो तब मिलेगी जब हम लोकतंत्र में सांस ले रहे होंगे, और ये लोकतंत्र हमारे अपराधियों को खुला छोड़ दें, भ्रष्टाचारियों को खुला छोड़ दें, भ्रष्टाचारियों को खुला छोड़ दें, उन्हें इजाजत दे दें कि जेल के अंदर से सरकार चलाओ, जेल के अंदर से सरकार चलाओ, उनको इजाजत दे दें खुली। बार बार कहा जाता है भ्रष्टाचारियों को लेकर रूलिंग पार्टी है खास करके, बट देखिए ईडी जैसी संस्था जब कोर्ट में जाके ये कहे कि इस ये आदमी भ्रष्टाचारी था, इसके खिलाफ हमने आरोप लगाए थे, पर अभी इसको छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास से फाइल गायब हो गई। ईडी जैसी बड़ी संस्था, तो आप देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूंगा कि इन चीजों का, इन परिप्रेक्ष्यों का, क्योंकि बड़े परिप्रेक्ष्य हैं, पूरे हिंदुस्तान को कॉस्ट करते हैं, बट अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किस तरह से चीजें आप देखिए। 4 दिन से हरक सिंह रावत जी के पास नोटिस गया, सब कुछ गया, और अभी कुछ स्थितियां हैं तो ईडी जो है थोड़ा शांत बैठ गई है, उसने समय दे दिया। ये किस तरह जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र इसमें चलेगा, इस पे आपके विचार? देखिए, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि सबको सुना जाता है, और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि फोर्स लागू करते हैं। ईडी की जहाँ तक बात करें या सीबीआई की जहाँ तक बात करें तो इनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठने लाजमी है। जब दूसरी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या दूसरी पार्टी की सरकार होती थी, उनकी भी ईडी और सीबीआई चलती थी। यही लोग बोलते थे कि सीबीआई तो तोता है, और कहते हैं आज कहते हैं इन्हीं की टाइमिंग देखिए आप। चुनाव से जब चुनाव लग चुका तब इनके ईडी आज की डेट में चुनाव आयोग जो है उसके संरक्षण में हर डिपार्टमेंट्स है।
तो आपको मैं एक बार बताऊंगा, जहां तक भ्रष्टाचार के बाद 2014 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लोकपाल का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिससे कहते हैं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि देश को जो है विपक्ष ने लूट लिया, देश बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो उसके बाद 2014 से 24 तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसको इन्होंने जेल किया हो, या ईडी को कहते हैं या सीबीआई को टाइम मिला। बिल्कुल टाइमिंग इनकी देखिए, चुनाव से जब इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी में जो प्रचंड बहुमत है वो खतरे में, अब इन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बात करी। भ्रष्टाचार जो इनकी पार्टी में आ गए, जिनको ये कल तक चोर कहते थे, या तो ये लोग झूठ बोलते हैं, या तो इनकी विश्वसनीयता पे आदमी कितना सर्च करेगा। तो अब ये कहते हैं कि ये पार्टी के लोग जिनको ये कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचारी है। और सबसे बड़ी बात है, आज तो बीजेपी अगर ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी है, किस बात की भारतीय जनता पार्टी हो भाई? आधे से ज्यादा लोग तो आपके कहते हैं कांग्रेस आईआईटी लोग हैं, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको तो आप चुनाव लड़ा। क्या आपकी पार्टी में चाल चली चेहरे वाले लोग रहने गए हैं? जो चाल चेहरे जो उत्पन्न हुई पार्टी आज कहता आया कि जिन पे आरोप लगे हैं उनको आप सांसद का टिकट दे रहे हैं, यानी जो आपके निष्ठावान कार्यकर्ता है वो तो बेचारे घर बैठे। अब जैसे अभी इन्होंने विकास के सब बड़े बड़े मुद्दे गिनाए गए, विकास में ये है वो, धरातल पे गया, धरातल में इनसे पूछिए कि आपकी सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार निकलती है घर से बाहर, जरा ये तो बता दें। संजीव वर्मा जी, अभी कुछ चीजें हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने कही, उनके मन का उद्वेलन है, इसमें निश्चित सी बात है, एक्सपेक्टेशन जरूर है उत्तराखंड वालों की कि उनका जनप्रतिनिधि उनसे किस तरह से संवाद करता है और कितनी बार संवाद करता है। इस पे आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के पास इस समय बोलने को कुछ नहीं है। नहीं सही, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, विपक्ष नेता से कुछ कहा। आप जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी तो ये भी तो उन्हीं की हामिदा मिला रहे हैं। हम मतलब आप किसी को नहीं बोलने देंगे हम। चलिए आप अपना पक्ष रखिए, हम मान लेंगे वो पक्ष है, आप अपना पक्ष रखिए, इसमें कोई बात नहीं। तो देखिए, धरातल पे जो अच्छा हो रहा है उसको भी बोलना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको भी बोलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी भी हामी भरें, लेकिन अगर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसको गलत और बुरा ना बोलें, तो जो एक फेयरनेस होती है वो होती है। इसलिए मैंने अपने पक्षी से इस तरह की बात करी है। आपने अभी मेरी बहन बोल रही थी कि लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी। कहाँ गया था वो लोकतंत्र उस समय जब आपने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया? कहाँ गया था लोकतंत्र जब आपने 356 के तहत 90 से ज्यादा राज्य सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया? कहाँ गया था वो लोकतंत्र जिस समय आपने आपके राज्य में 6000 से ज्यादा दंगे हुए? और कहाँ गया था उस समय, कहाँ गया था आपको जो 5 न्याय की बात कर रहे हैं? तो न्याय पहले उन लोगों को दो जो हजारों लोगों को जिन्होंने आपके सांप्रदायिक दंगों के तहत कार्य के ग्रास में पहुंचा दिया। आपके राज्य में हर साल सैकड़ों दंगे हुआ करते थे। 2014 के बाद जो ये सांप्रदायिक दंगों का जो अध्याय था पूरी तरह समाप्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और जिस तरह से आज तमाम भ्रष्टाचारी, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, और तमाम भ्रष्टाचारी जो अन्ना से लालू तक पहुंचे ये लोग, और जो कल तक बोलते थे हम कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, अन्ना भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं लेंगे, लालू का साथ नहीं लेंगे, आज गलबैया करते हुए आपको कहीं पर भी दिखाई दे देते हैं। तो इनके जो कथनी और कथनी में जो जबरदस्त विरोधाभास है उसको पूरे देश की जनता देख रही है। ये लोग सीए का विरोध करते हैं, महबूबा मुफ्ती से भी ये लोग सीए का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं सीए का विरोध करते हैं जहां पर हमारे अल्पसंख्यक वहां के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन देशों के लिए जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन, ईसाई भाई बहन, पारसी भाई बहन, जिन जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो यदि यहाँ पे आते हैं तो इनके केजरीवाल बोलते हैं ये बोझा कैसे संभालेंगे, और वो इनको बोझा दिखाई देते हैं अपने हिंदू भाई बहन
सनातनी इनको बोझा दिखाई देते हैं और ये रोहिंग्या को पाल रहे हैं और बांग्लादेशियों को पाल रहे हैं, वो बोझा इनको दिखाई नहीं देता। सीधे सीधे ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रामद्रोही है, राम का अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, जुम्मे की छुट्टी वाले लोग हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। और जब जब बात होती है, इनका राहुल गांधी बोलते हैं राम जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। तो कहां तक कितने गिरोगे? सनातन को जो डेंगू, मच्छर और मलेरिया की संज्ञा देते हो, आप बताइए आप कितने गिरोगे मेरे भाई? और जब बात आती है सनातन बहुल क्षेत्र में जाने की, वहां पर आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते। अरे डबल स्टैंडर्ड छोड़ो मेरे भाई, सारी जनता जानती है आप क्या है, आप क्या है, आप क्या है। मैं आ रहा अरे आपने लोग किया था, आपके केजरीवाल की मम्मी ने कहा था कि वहां मंदिर की जगह शौचालय बना दो, बोला था ना केजरीवाल। अरे बोला था ना केजरीवाल, बताइए केजरीवाल ने बोला था या नहीं बोला था? बताइए केजरीवाल ने बोला था या नहीं बोला था? जवाब दीजिए मेरी बात का, जवाब दीजिए। अरे चौथी, अरे पढ़े लिखे इसीलिए अंदर है, पढ़े लिखे इसीलिए पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, पूरा दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम किया। शराब घोटाले में 4 आपके मंत्री और मुख्यमंत्री जेल। है दूसरे मुद्दे। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में देखें तो कई ऐसी कंपनियों से पैसा लिया गया है जिनकी दवाएं हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर के लिए थी, नॉन अप्रूव्ड दवाएं। तो इन चीजों को लेकर के हम अगर सवाल पूछें, वो ज्यादा पॉजिटिव होगा भाजपा को जवाब देना इंस्टीट्यूट की पुरानी क्या चीजें हो गई, अब पुरानी हो गई तो हो गई। रही हमारे लोक संस्कृति की बात, तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में लोक संस्कृति में ये भी है कि चैत्र नवरात्र में कई सारे देवी मंदिर ऐसे हैं जिसमें बकरा चढ़ाया खाया जाता है। और छोड़ दीजिए, सबसे कॉमन ले लीजिए करवा चौथ का व्रत, मतलब ज्यादातर लोग रखते हैं। बहुतेरे करवा मतलब हिंदू परिवारों में करवा चौथ के व्रत में मछली बनाई और खाई जाती है। तो इन मुद्दों पे जाने की बजाय क्यों ना हम पॉजिटिव साइड पे चलें और देखें कि किस जगह पे चीजें हो रही। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसीलिए मैंने जब मेरे बड़े भाई भाजपा प्रवक्ता ने जब विकास की बात की, जब उन्होंने विकास के कुछ अपनी बातें गिनाई, तो मैंने उनको साधुवाद दिया। ये मुद्दा होना चाहिए, ये टॉपिक होना चाहिए कि विकास, हम अपने देश की 140 करोड़ की आबादी को हम किस तरीके से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज्यादा स्कूल बना सकती है, ज्यादा हॉस्पिटल्स बना सकती है, ज्यादा रोजगार दे सकती है। इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का कि पिछले तीसरा चुनाव हम लोग देख रहे हैं जो बिल्कुल भी विकास के मुद्दों पर नहीं है, सिर्फ इमोशनल मुद्दों पर ये चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। ये मेरा आप ये बताइए दिल्ली में एक स्कूल का नाम बताइए जो आपने नया बनाया हो, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो आपने नया बनाया हो। आप बताइए, पहले आप मेरे साथ के जवाब दीजिए। एक केवल एक स्कूल का नाम बता दीजिए, एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो आपने नया बनाया हो, एक हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए जो आपने नया बनाया हो। अरे आप नाम बता दीजिए ना, अरे आप नाम बता दो, आप नाम बता दो ना। अरे आप नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप नाम बता दीजिए, आपने काम किया है तो नाम बताने में क्या दिक्कत है?
वहाँ पे 3 विधायक फिर 7 विधायक ने बिल्कुल पीछे बैठा रखा है। आप टेंशन मत लीजिए, दिल्ली की जनता को पता है कि उनको किसको वोट देना है। वो इस बार दिखा देंगे आपको, सातों के सातों सांसद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वहाँ पर जीतने वाले हैं। आप अच्छा, उसकी साहब, चिंता कीजिए, आप चिंता चलिए लगा लीजिए भाई, अभी 2 दिन चलिए मैं सजीव हो गई, मैं बस इसके बाद आपके पास आप बताइए मुझे। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगी कि मुद्दा जो है वो विकास होना चाहिए। मुद्दा जो है वो जनता का रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी, विश्व का सबसे बड़ा जो यूथ है वो हिंदुस्तान में है, और हमारा यूथ अभी अगर हमारे को उठाकर देखें तो बहुसंख्यक आबादी अभी भी हमारे रोजगार की तलाश में है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं ने यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर भ्रष्टाचार, जो एग्जाम्स में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके मुद्दे पर आंदोलन यहाँ पर रहे, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मुद्दा फिर घूम फिर के फिर वही मछली, फिर वही टीवी, फिर वही हिंदू, फिर वही मुस्लिम। ये जो मुद्दे, भाजपा जो इमोशनल मुद्दों पर जो चुनाव लड़ती है, मैं समझती हूँ कि अगर यूथ इस बार जाग गया, अगर हिंदुस्तान के यूथ को ये बात समझ में आ गई कि इन इमोशनल मुद्दों से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार हमें तब मिलेगा जब सरकार हमारी अच्छी नीतियां बनाएगी, और अच्छी मतलब स्टार्टअप्स के लिए अच्छी नीतियां बनाएगी। कहने के लिए आप कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े स्टार्टअप बन रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने चलता है, तो 2 महीने चलता है, तो 4 महीने चलता है। आपने बात करी मुद्रा लोन की, 50,000 रुपए के लोन की, वो जो लोन लेके जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस उनको परेशान करती है, और किस तरीके से उन बेचारों के छोटे छोटे पहुंचे या छोटी छोटी दुकानें जो खोल के बैठे होते हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित हमारे हमारे जो निगम है उनके द्वारा किया जाता है। इतनी 140 करोड़ की आबादी के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका विजन सिर्फ यही है कि किसी भी तरह विपक्ष को खत्म करें, विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने यहाँ ले लें, या तो आप हमारी पार्टी में आ जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, या फिर आप जेल जाइए। सीधा सीधा हिटलरशाही इस समय हिंदुस्तान में है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो सबसे भ्रष्टाचारी है, एक दिन पहले आप अजित पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, अगले दिन आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब बहुत सारे लंबे फेरिस्त है, इस तरह थक गए हम लोग इनके नाम गिनते गिनते। अभी हम देखें उत्तराखंड में तो इस बार एक नई चीज भी, चर्चा का विषय भी, एक नवयुवक इस बात का बेड़ा लेके कि हाँ ठीक है वो कुछ करेगा बच्चों के रोजगार की शिक्षा में, उसने काफी कुछ किया है, काफी सारी सरकारी प्रताड़ना भी उसने सही है, आप जानते हैं, आप इसके गवाह भी हैं, कई बार उसके साथ रहे। तो मैं स्पेसिफिकली बॉबी पवार की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बॉबी पवार को जो उत्तराखंड की जनता है वो दोनों चीजों का परिचायक है, एक तो उसने जो जन संघर्ष किया है, दूसरा वो उत्तराखंड की उभरती प्रतिभा का भी परिचायक है। तो आपको क्या लगता है इस बार की बॉबी पवार, स्पेसिफिकली बॉबी पवार की सीट पे अगर देखें तो क्या उसके चांसेस हैं, और या किस तरह से वो जनता के लिए कुछ और कर सकता है, या क्या वो एक नई उम्मीद है, या वो बाकी पुरानों की तरह है? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे बॉबी पवार है, चाहे यूपी में जितने भी पेपर लीक मामले थे, या बेरोजगारों ने जो भी संघर्ष किया तो उनपे हमें लाठी। बॉबी पवार सिर्फ इसलिए है कि वो उस संघर्ष से उठा हुआ जननायक है, बस ये बात। बॉबी पवार ने तो बड़े बड़े घोटाले सरकार की नाक में उसने दम कर दिया था, और उसने एक डिसीजन लिया कि मैं संसदीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वहां पर वो एक जगह वो ये चूक गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बेरोजगार लड़का है जिसके पास पैसा नहीं है, और चुनाव में जो धन बल और कहते हैं छल का जो खेल होता है वो छोटा सा बच्चा भी समझ नहीं पाएगा। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल। जनता अगर ये बात समझ जाए, क्योंकि ऐसा ना साधन विहीन, उसका तो साधन विहीन चुनाव है। उसके बाद ना हेलीकॉप्टर्स है, ना उसके पास कहते हैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो दोनों पार्टियां तो सब भाग रहे हैं ना। आप देखिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड में करोड़ों रुपए का चंदा उठा गई, और ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों से जो बीफ के एक्सपोर्ट करते हैं, जिस गाय की ये बात करते हैं, गंगा और गाय और गौरी की ये बात करते हैं, तो वो बीफ एक्सपोर्ट जो ये कहते हैं, सारे युवाओं को तो इन्होंने कहते हैं वो ये आईपीएल वगैरह में जुए में लगा दिया, और जुए की कंपनी को बहुत बड़ा चंदा दे दिए। एक तरफ तो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ चंदा, जिसके बाहुबल में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पर एक बार बॉबी पवार जैसा अंधा आदमी, जिसके बाद मुझे तो लगता नहीं कि उसके बाद इधर से उधर घूमने के लिए भी पैसा होगा, इतना बड़ा। जब तक अभी मैंने बात करी, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके सांसद में आज तक कौन से काम किए। एक चीज और बताना, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या अगर कल केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये उसके गुण गाएंगे
या उसका भ्रष्टाचारी कहेंगे? चलिए अरे ऐसी गंदगी संजीव वर्मा जी, आपके फाइनल कमेंट। देखिए, गंदगी कह देना अलग बात है, लेकिन जो मतलब जिस तरह से आप देखें तो अजीत पवार भी कल तक चक्की पीसी नहीं थे। तो आपका फाइनल कमेंट, समय की वो है बाध्यता, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, अभी अन्य पैनलिस्टों ने एक बात का बहुत जोर शोर से उल्लेख किया, बॉबी पवार की आप बात कर रहे थे। तो नकल विरोधी कानून हमारी सरकार लेकर आई है और नकल विरोधी कानून जब से लाया गया है तब से युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। आज 3-3, 4-4 परीक्षाओं में हमारा युवा उत्तीर्ण हो रहा है और उसके बाद विकल्प है कि कौन सा डिपार्टमेंट को मैंने सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, उनके पास विकल्प है कि मैं कौन सी उसको ज्वाइन करूं। आपने बॉबी पवार की बात करी तो बॉबी पवार कांग्रेस पार्टी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों का टूल किट की भूमिका यहाँ पर निभा रहा था और वो लगातार सीबीआई से जांच और अन्य संस्थाओं से जांच की बात कर रहा था। उसके पीछे जो बड़ा मकसद था, उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि तमाम भर्ती परीक्षाओं को हेल्ड अप करने की एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र ये लोग कर रहे थे ताकि युवाओं को रोजगार पूरी तरह से बाधित हो जाए, भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह बाधित हो जाए। जब तक जांच एजेंसी अपना निर्णय न दे दे, न तो कोई परीक्षा हो पाती, न कोई भर्ती हो पाती। आज 24,000 से ज्यादा भर्तियां 2 साल के अंदर सरकारी नौकरियां मिली हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम को हेल्ड अप करने की बहुत बड़ी साजिश थी और समय की अपनी बाध्यता है। जी, आज की चर्चा में आपने देखा कि हम लोगों ने समग्र चर्चा की कि अभी क्या स्थिति है। अगले अंक में हम ये देखेंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं किन कैंडिडेट्स के लिए। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए बीजेपी से संजीव वर्मा जी, आपसे उमा सिसोदिया जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।